Morning, sir. Morning, students. Welcome Good to morning, Learners sir. Academy. Good Good morning. morning, sir. Okay. So today's topic is very, very important. We are now going to enter the phase which we call calculus. और देखो कैलकुलस का सबसे पहला टॉपिक ही हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। हालांकि क्लास 11th में हमने कैलकुलस के बारे में थोड़ा सा चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था, आपको अगर याद हो तो। चैप्टर नंबर 13 में एक चैप्टर आया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, याद है आपको? Yes, sir. प्रीवियस Yes, ईयर क्लास 11th में ना, तो वहां पे थोड़ा सा हिंट मिला था हमको, हल्का सा मुझे हिंट मिला था कि क्या होने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो वो उसी को, मतलब वो एक छोटा सा हिंट हमने लिया था, उसी को अब हम बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे इस साल। और ये आपके इन ऑल 44 मार्क्स कैलकुलेट करती है। कितनी बेटा? अराउंड अराउंड 44। अब थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है हर साल, पर अराउंड 44 मार्क्स का वेटेज इसको दिया जाता है आउट ऑफ 80। ठीक है, समझ आया? अब इसमें क्या क्या चीज आएगी? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अभी हम सीख ही रहे हैं, ये आ जाएगा। तो इससे डिफरेंशिएशन, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर वो प्रोसेस है और ये चेक की जाती है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये चेक करना होता है। और ये एक्चुअल प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। ठीक है, और डिफरेंशिएशन के बाद फिर इसके एप्लीकेशंस देखने हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद क्या देखना है हमको? इंटीग्रेशन। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखना होगा। फिर उसके बाद हमको डिफरेंशियल इक्वेशंस देखनी होगी, यानी टिल चैप्टर नंबर 12। 12 नहीं, एक मिनट को, डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर नंबर 5, ये हो जाएगा 6। इंटीग्रेशंस के आपको चैप्टर नंबर 7 में कवर करेंगे। और फिर एक इंटीग्रेशन की शायद 2 चैप्टर्स हैं, देखेंगे। उसका एप्लीकेशंस है। तो ये करीब 5 से 6 चैप्टर्स हैं जो कैलकुलस पोर्शंस में कवर होंगे। और इन ऑल टोटल 44 मार्क्स का इसका वेटेज है। इज दैट क्लियर आपके बोर्ड एग्जाम्स में? Yes, sir. ये एक बहुत बड़ा वेटेज है जो कि डिसाइड करता है कि आपने क्या स्कोर करना है, जो कि मेन चीज है आपके पूरे मैथ्स के पेपर की। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें आपको, आप जैसे साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर भी काम आने वाली है। तो इन ऑल कुल मिला के ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी को एक बार हटाओ साइड में, बात करेंगे कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के मीनिंग से समझ में आ रहा है, उसके वर्ड मीनिंग से समझ में आ रहा है? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। कंटिन्यूअस का Yes, मतलब sir. क्या होता है बेटा? लगातार। Yes, sir. ठीक है, अच्छा, फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 1 में, तो उसको मैं बताऊंगा नहीं फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑब्वियसली किसकी चेक की जाएगी? यहाँ पे फंक्शंस की चेक की जाएगी। किसकी चेक करेंगे हम? फंक्शंस की चेक करेंगे कि कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट विद वेरी इजी एग्जांपल। शुरुआत हम एग्जांपल से करते हैं ताकि एक अच्छा वाला वाइब्रेशन मिले हमको चैप्टर स्टार्ट करते टाइम। भाई आते पहले मैं कॉन्सेप्ट लिखवा दूं तो फॉर्मूले इतने हैं इस चैप्टर में कि याद करते करते थक जाते हैं हम। स्टार्टिंग में मैं फॉर्मूले बता दूं तो फिर थोड़ा सा क्या नेगेटिव वाइब्रेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? देखो बेटा, सपोज करो मैंने एक फंक्शन दिया आपको एफ एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने एक फंक्शन दिया आपको, एफ एक्स की वैल्यू है मान लो 3। कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन समझते हो ना? फंक्शंस कौन कौन से होते हैं सब तो पता है ना, जैसे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। 11th में भी सीखा था, अभी 12th में भी हमने काफी कुछ सीखा था इसके बारे में, पता है ना सबको? कांस्टेंट फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू है 3 व्हेन व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और एफ एक्स की वैल्यू है मान लो, इसकी वैल्यू है -4 एट x लेस देन 0। एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है। अच्छा, कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, वो अक्सर कहाँ पे हमको शक कहाँ होता है कि यार ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है या नहीं है? जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन अलग हो रही है। तो फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे, इस फंक्शन की डेफिनेशन कौन से पॉइंट पे अलग हो रही है? एट x इक्वल्स टू 0 डेफिनेशन अलग हो रही है।
भाई x के राइट साइड पे कुछ फंक्शन की वैल्यू अलग है, x के लेफ्ट साइड पे कुछ अलग है, x की वैल्यू सॉरी 0 के राइट साइड पे वैल्यू अलग है, 0 के लेफ्ट साइड पे अलग है, और 0 पे भी कुछ अलग है। तो वैल्यू किस पे चेंज हो रही है ना, डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है फंक्शन की, 0 पे। समझ आ रहा है? तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसका डाउट भी हमें 0 पे होना चाहिए कि यार 0 पे ये कंटिन्यूअस है। अच्छा, ग्राफ आप सबको बनाना आता ही है, काफी आपने ग्राफ्स बनाए हैं 11th में और अभी भी 12th में भी बनाए थे। तो अगर इस फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। इस फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। क्या लिखा मैंने, 0 या 0 से बड़े पे वैल्यू, मान लो ये 3 है और मान लो ये -4 है। तो 0 या 0 से बड़े पर फंक्शन की वैल्यू 3 है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ऐसे बनेगा। और जब 0 से छोटा है तब -4 है। अच्छा, -4 इसमें शामिल नहीं है, तो आपको पता होगा यहाँ पे डार्क होगा और यहाँ पे ये इस तरीके से गोल है। इधर की साइड जो है, मैंने -4 नीचे लिख देता हूँ क्लियर करने के लिए। ये वैल्यू कुछ ऐसे होगी, ये -4 है मेरा ना भाई। जब फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो मेरी फंक्शन की वैल्यू 3 है, और जब x की वैल्यू जो है 0 से कम है तो मेरी फंक्शन की वैल्यू -4 है। फंक्शन क्या है बेटा, इनपुट आउटपुट, x2 और fx निकालो, x2 अंदर मशीन के अंदर, fx आउटपुट निकालो। तो जब मैं इनपुट 0 या 0 से बड़ा दे रहा हूं तब मेरा आंसर 3 आ रहा है, हर जगह 3 आ रहा है, जैसे 2 पे भी 3 आ रहा है, 3 पे भी 3 आ रहा है, 4 पे भी 3 आ रहा है, 5 इवन 0 पे भी वो 3 आ रहा है। लेकिन जब मैं x की इनपुट 0 से कम दे रहा हूं तब मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -4। ये ग्राफ समझ में आया सभी को? सभी को ग्राफ समझ में आया? अब आप ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ, बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। ये समझ गए ना हम, तो कंटिन्यूटी आदि समझ गए। ध्यान से सुनना, क्या इस फंक्शन का ग्राफ आप विथआउट लिफ्टिंग योर पेन ड्रॉ कर सकते हैं? नो सर। बिना पेन नो उठाए सर। इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे सपोज करो आपने ड्रॉ किया, यहाँ से लेके यहाँ तक आए, अब यहाँ से आपको पेन उठा के ऊपर जाना पड़ा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बचा हुआ ग्राफ आपने पेन उठा के ड्रॉ किया। किसी भी तरीके से आप इसका ग्राफ बिना पेन उठाए लिफ्ट किए आप नहीं कर सकते ना। ये जो चीज मैंने अभी बताई, नो ये सर। सबसे बड़ी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। मतलब ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है ही नहीं, लगातार है ही नहीं, उठाना पड़ रहा है पेन हमको। भाई कोई भी चीज लगातार चलेगी बिना पेन उठाए, इस तरीके से चल रही जा रही है तो वो तो होगा कंटिन्यूअस। और जहां पे ब्रेक हो जाए या फिर यूं कहूं कि पेन उठाना पड़ जाए तो वो फंक्शन होता है डिसकंटिन्यूअस। तो ये आपके प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने बताई है, एग्जाम में से ग्राफ बना के चेक नहीं करना है और ऐसे नहीं लिख के आना है कि सर हमें लिफ्ट करना पड़ रहा है पेन इसलिए तो डिसकंटिन्यूअस है, लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है तो वो सब एग्जाम में नहीं लिखना है। ये आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्रिएट करने के लिए बताया मैंने ये सारा काम। फिर करना कैसे है तो उसका एक पूरा प्रोसेस है। तो आप मुझे ये बताइए कि कंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आया क्या, क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन और क्या होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, ये समझ में आया यस। सबको अच्छे यस से आया? सर। यस सर। गर्ल्स, मनीष समझ में आया व्हाट इज अ डिसकंटिन्यूअस एंड व्हाट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन? यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गया नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच से देखें कि अब एग्जाम में ऑब्वियसली हम ये नहीं लिख सकते कि पेन उठाना पड़ रहा है क्या। तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था लिमिट्स, याद है सबको लिमिट्स? यस सर। क्या होता है लिमिट्स, बताएगा कोई? क्योंकि उसी से कंटिन्यूटी चेक होगी, लिमिट से कंटिन्यूटी चेक होगी, कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगी, और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन शुरू होगा। तो हर चीज इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, एक के बाद एक स्टेप। तो लिमिट्स जो हमने क्लास 11th में खत्म किया था उसको वहीं पे जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से उठा रहे हैं। तो कौन बताएगा लिमिट्स क्या होता है? एनीवन? नो? सर लिमिट्स हमें वो वैल्यूज देती है कि फंक्शन अगर किसी किसी नंबर की तरफ टेंड कर रहा है तो वो क्या क्या वैल्यूज दे सकता वेरी है गुड, मैक्सिमम। वेरी गुड, एग्जैक्टली। आपने कम शब्दों में काफी क्लियर डेफिनेशन दे दी है। लिमिट का मतलब ये होता है कि फंक्शन लिमिटेबल कहां तक है, फंक्शन किस ओर बढ़ रहा है, किस ओर अग्रसर है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो कि मान लो मैंने इसी फंक्शन को देख लो, चलो देखो x की वैल्यू जब
नेगेटिव साइड से जीरो की तरफ बढ़ रही है, नेगेटिव साइड से जीरो की तरफ बढ़ रही है, जैसे ये मान लो -5 -4 -3 जीरो की तरफ जब नेगेटिव साइड से बढ़ रही है, तो मेरा फंक्शन जो है, तो मेरा फंक्शन -4 की ओर बढ़ रहा है, यस और नो। और जब मेरी फंक्शन की वैल्यू राइट साइड से, पॉजिटिव साइड से जीरो की ओर बढ़ रही है, तब मेरा फंक्शन 3 की ओर अग्रसर है। नेगेटिव साइड से फंक्शन -4 की तरफ टेंड कर रहा है, टेंड करना मतलब अग्रसर है, उसकी तरफ जा रहा है। और पॉजिटिव साइड से वो किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों तरफ से सेम जगह जाना चाहिए, अलग अलग वैल्यूज पे नहीं जाना चाहिए भाई। जीरो के नेगेटिव से या जीरो के पॉजिटिव से फंक्शन एक दूसरे की तरफ आना चाहिए और सेम वैल्यू पर अग्रसर होना चाहिए। अगर ये अलग अलग वैल्यू पे अग्रसर हो रहा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। समझ में आया? तो जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम क्या कहते हैं, आपने सुना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दे बोथ शुड बी इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि एट एक्स, सॉरी, एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव साइड से जीरो की तरफ बढ़ना, और एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, यानी इसका मतलब है राइट साइड से, पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ बढ़ना। तो वहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है या फंक्शन किस ओर बढ़ रहा है वो चीज सेम होनी चाहिए, तभी वो कंटिन्यूअस होगा। भाई बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलो कि पेन उठाना कब नहीं पड़ेगा। सपोज करो मैंने एक फंक्शन ड्रॉ किया, मैं नेगेटिव साइड से बढ़ रहा हूँ, ये मैं नेगेटिव साइड से आया, ये मैं नेगेटिव साइड से आया, और मान लो यहाँ पे जीरो है, और फिर पॉजिटिव साइड में भी मैं कंटिन्यूस चला गया। तो आप देखो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड से आप सेम नंबर की तरफ अगर आएंगे, आप यहां से भी इस नंबर की तरफ आ रहे हैं और यहां से भी इस नंबर की तरफ आ रहे हैं, तो फंक्शन अगर सेम चीज की तरफ टेंड होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, सोच के देखो। यस सर। और नेगेटिव साइड से तो साफ -4 की तरफ जा रहा है, और पॉजिटिव साइड से वो 3 की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ऑब्वियसली। समझ में आया प्रैक्टिकल अप्रोच? बट अब एक चीज और सुनना, ये जो चीज मैंने बताई ना फिर लेफ्ट से हैंड, हाँ बोलो बोलो फिर बोलो। से जैसे ऊपर, जब इसको कंटिन्यूअस होगा उसके लिए, जैसे ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होगा, तभी हाँ, कंटिन्यूअस हो सकता है। नहीं एक ही नंबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, या तो 3 होना चाहिए या -4 होना चाहिए। इधर भी मान लो ये फंक्शन ऐसा होता, ये फंक्शन ऐसे होता, तो नेगेटिव साइड से भी आप 3 की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव साइड से भी 3 की तरफ जा रहे हो, या फिर यहाँ पे नेगेटिव साइड से भी -4 की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव साइड से -4 की तरफ। अब ये फंक्शन, अब दो फंक्शंस बने हुए हैं इस ग्राफ में, दोनों कंटिन्यूअस है। समझ आया? यस सर। दोनों साइड से एक ही नंबर या एक ही वैल्यू की तरफ फंक्शन अग्रसर हो, देन ओनली इट विल बी कंटिन्यूअस। लेकिन एक और चीज सुनो, ये जो चीज मैंने बताई ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की, फंक्शन नेगेटिव साइड से और पॉजिटिव साइड से एक ही फंक्शन, एक ही वैल्यू की तरफ अग्रसर हो, ये जो है इसकी नेसेसिटी है। ये क्या है? इसकी नेसेसिटी है, बट सफिशियंसी नहीं है। डिफरेंस समझ में आता है नेसेसिटी एंड सफिशियंसी का? यस सर। जरूरत है इसकी, इसकी ये जरूरत है, लेकिन ये चीज होना काफी नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि कंटिन्यूअस है। कई बार ये दोनों वैल्यू सेम होने के बावजूद भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ये चीज समझ में? ये नेसेसिटी है, बट इट इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन टू प्रूव ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? अब मैं उसके लिए दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि देखो जिसमें ये फंक्शन, ये वैल्यू और ये वैल्यू भी सेम होती है, लेकिन इसके बावजूद फंक्शन अभी भी डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आया? चलें वो दूसरा एग्जांपल ले लें। यस सर। ठीक है, देखो मैथमेटिकली हम इन चीजों को कैसे लिखते हैं अभी वो क्वेश्चंस में आ जाएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच पकड़ रहे हैं सबसे पहले स्टार्ट करते टाइम। ये लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स। ये सारी चीजें आपने लिमिट्स में करी होंगी, और अभी हम ये मतलब थ्योरेटिकल एंड एक तरीके से बुकिश लैंग्वेज वाली बात, या फिर यूं कहूँ मैथमेटिकल अप्रोच जो है, ये हम अभी क्वेश्चंस में कर ही लेंगे। लेकिन ये करने का मजा भी तब आता है जब ये चीजें समझ में आ रही हो, प्रैक्टिकली चीज समझ में आ रही है। ठीक है ना, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल से शुरुआत की। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। एफ एक्स इक्वल्स टू से वही 3 ले लो, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू, क्या लोगे, 1 ले लो, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो। ग्राफ सारे फंक्शंस का बनाना आना चाहिए। आप 11th में पैराबोला हाइपरबोला सब सीख के आए हो, तो सबके ग्राफ, अब जब तक फंक्शंस रटे हुए नहीं होंगे, जैसे मैंने कहा कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये एक पैराबोला, इसका ग्राफ यूं बनेगा।
समझ में आ रही है बात? क्लियर है? मैंने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू 3x+4, इसका ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन है, तो देख के पता चल जाना चाहिए कि 3x+4 का ग्राफ कैसे बनेगा। 3 मतलब पॉजिटिव स्लोप है और 4 से गुजरेगा, तो 4 से गुजरेगा तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा इसका। ये 4 से गुजर रहा है और पॉजिटिव स्लोप 3 होता है, और mx+c के से कंपेयर करेंगे तो ये c जो है ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा, y इंटरसेप्ट होगा। तो ये सारी चीजें आप 11th में सीख के आए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12th में अब अपन ये नहीं बता सकते कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। बीच में क्वेश्चन के बीच में कोई चीज आ गई, जैसे पैराबोला आ गया, मैंने बता दिया, लेकिन सारी चीजें मैं रिपीट नहीं कर सकता कि पैराबोला के ये एस्पेक्ट्स होते हैं, ये इसका ग्राफ होता है, इतने तरह के पैराबोला हम बना सकते हैं ना। तो क्लास 11th का अगर रिवाइज नहीं है तो मैं फिर से कहूंगा कि टाइम निकाल के थोड़ा बहुत वो रिवाइज कर लेना, वो वाला जो पोर्शन है जहाँ पे हमने कॉनिक सेक्शंस पढ़े थे और स्ट्रेट लाइंस पढ़ी थी। चलिए बात करते हैं fx equals to 3 when x is not equal to 0 and fx equals to 1 when x equals to 0। देखो जब x की वैल्यू 0 है तब fx की वैल्यू 1 है। fx क्या होता है बेटा? y होता है। fx क्या होता है? y तो होता है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू 1 है, तो एक पॉइंट तो मेरा यहाँ आ गया जिसको मैंने डार्क कर दिया। समझ आया? कलर चेंज करके कर देता हूँ। एक पॉइंट तो मेरा यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों। अब जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो बेटा x की वैल्यू 0 नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू 0 नहीं है? फिर क्या है उसकी वैल्यू? सोचो, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर x की वैल्यू क्या है? सर पॉजिटिव या नेगेटिव? 0 से बढ़िया 0 जीरो से के बाद सारे हाँ 0 से बढ़िया 0 से बढ़िया। भाई x की वैल्यू 0 नहीं है तो ऑब्वियसली या तो वो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या x की वैल्यू लेस देन 0 है, और तीसरी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में। भाई 0 से आपको पकड़ लिया तो आपने कहा कि सर या तो x 0 है या x 0 से बड़ा है। मैंने कहा कि x की वैल्यू क्या है? एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे x की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको 3 हिंट दूंगा। बोला, मैंने कहा कि बता हिंट दे, तो उसने कहा या तो सर x की वैल्यू 0 है, या फिर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, या फिर x की वैल्यू 0 से, तो वो तो वैसे भी है। तो उसने कोई हिंट नहीं दिया, एक तरीके से उसने अपने आप को सेव कर लिया, सेफ आंसर दे दिया उसने। वो तो वैसे भी हर हाल में वो तो होगा ही होगा, इससे चौथी चीज तो दुनिया में हो भी नहीं सकती। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स x की वैल्यू या तो 0 से बड़ी और 0 से बड़ी और 0 से छोटी दोनों जगह होने पर, मान लो ये 1 था तो ये 1 मैंने यहाँ बनाया है, 3 थोड़ा सा ऊपर बना लो, मान लो 3 यहाँ पर है ना। तो 0 से बड़ी या 0 से छोटी दोनों जगह पे x की वैल्यू 3 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दोनों जगह पे 3 बनेगा। बट यहाँ पे मैं ये खाली गोला बना रहा हूँ। खाली गोला मतलब इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड मतलब नीचे है, ये वाला वैल्यू आएगी। ठीक है ना? 0 पे ये वाली वैल्यू है 1, और 0 से बड़ी 3 और 0 से छोटी 3। ये मैंने ग्राफ बना दिया इस फंक्शन का। ये ग्राफ समझ में आया? बताइए। यस सर। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, अब आप देखिए वो नेसेसिटी। सर यहाँ पर हाँ बताओ। सर यहाँ पर 3 पर है ना सर्कल क्यों किया? क्योंकि देखो इसका और इसका मतलब ये होता है डार्क सर्किल और खोखला सर्किल। होलो सर्किल का मतलब ये होता है, सर्किल नहीं है, बताइए पॉइंट को मार्क करने का तरीका है ना। जब वो पॉइंट शामिल होता है तब अपन इस तरीके का सर्किल करते हैं, जब वो पॉइंट शामिल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर लाइन में हमने सीखा था, अगर मैंने लिखा ये 0 ये 1 ये 2, मैंने कहा x इज ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन 2 में ये वाली पोर्शन शामिल है, लेकिन 2 खुद भी शामिल नहीं है, तो मैं ये वाला सर्किल लगाऊंगा। और मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कह दिया तो फिर मैं डार्क सर्किल करूंगा, क्योंकि वो खुद वो पॉइंट 2 भी उसमें शामिल है। तो इसमें x की वैल्यू 0 नहीं है तो fx की वैल्यू 3 नहीं आ रही है, fx की वैल्यू सॉरी मतलब fx की वैल्यू यहाँ पे, एक मिनट रुको, fx की वैल्यू 3 आ रही है x की वैल्यू 0 नहीं होने पर। ठीक है ना? तो x की वैल्यू 0 होने पर fx की वैल्यू 3 नहीं आ रही है ना। भाई ये पॉइंट क्या है जिसको मैंने सर्किल किया है? ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है x की वैल्यू 0 होने का। तो x की वैल्यू 0 होने पर fx की वैल्यू 3, fx की वैल्यू 3 नहीं आ रही है, इसलिए इसको होलो सर्किल बनाया गया है, क्योंकि ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है इसके ग्राफ में। ये वाला पॉइंट शामिल है जो नीचे मैंने डार्क किया। समझ में आया तनिषा? या अभी भी कंफ्यूजन? यस सर। और अगर हाँ ये सेम सिचुएशन 1 के साथ होती तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाता, ऐसा वाला ही पॉइंट। हाँ, मान लो कि ये यहाँ पे डिफाइन होता, यहाँ पे डिफाइन नहीं होता, तो यहाँ होलो सर्किल हो जाता और वहाँ फुल सर्किल हो जाता। मान लो कि ये मतलब 3 पे ये ऐसी कोई चीज नहीं होती, एफ एक्स इक्वल्स टू केवल और केवल ये पोर्शन होता, ये पोर्शन होता ही नहीं। एफ एक्स की वैल्यू मान लो हमेशा ही 3 होती, हमेशा ही 3 होती,
तो फिर मैं ना तो होलो सर्कल बनाता ना मैं सीधी लाइन ही खींच देता ना, सीधी लाइन ही खींच देता, सीधी लाइन खींच देता तो ऑब्वियसली अंदर के सारे पॉइंट शामिल हो गए इसमें। यस सर, बिकॉज कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट अभी भी है, बस एक पॉइंट पे इसकी कांस्टेंट की वैल्यू है, ये वन वन होना भी कांस्टेंट है, थ्री होना भी कांस्टेंट है, होना दोनों कांस्टेंट है, लेकिन x की वैल्यू 0 होने पे वो वैल्यू चेंज होके 3 से 1 हो रही है, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से छोटी होने पे वो वैल्यू 3 हो रही है। अब समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, जब मैं जीरो एक्स की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है राइट साइड से, तो एफ एक्स की वैल्यू 3 की तरफ टेंड कर रही है, यस और नो? जब x की वैल्यू 0 से राइट साइड मतलब नेगेटिव साइड से टेंड कर रही है, इम्प्लाइज तो एफ एक्स की वैल्यू जो है 3 की तरफ टेंड कर रही है, यस और नो? यस सर। ये ग्राफ 3 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब जब x की वैल्यू पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ टेंड कर रही है, तो भी एफ एक्स की वैल्यू 3 की तरफ ही तो टेंड कर रही है, राइट साइड से भी तो ये 3 की तरफ ही आ रहा है, आ रहा है। यस सर। लेकिन फिर भी इस फंक्शन का ग्राफ आप बिना पेन उठाए नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, तो आपको उठाना ही पड़ेगा, उठा के आपको जंप करके इस साइड आना पड़ेगा और फिर बचा हुआ ग्राफ बनाना पड़ेगा, और एक पॉइंट नीचे भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फिर भी ये डिसकंटिन्यूअस है ना, है या नहीं है? यस सर। ठीक है। तो आपने चीज देखी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होना नेसेसिटी है, लेकिन ये इक्वल हो गया तो हम इससे ये साबित नहीं कर सकते कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अभी भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, इस पोजीशन पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो फिर कैसे हम चेक करें? फिर तो तरीका वही बचा कि ग्राफ ड्रॉ करके देखो, जबकि मैं कह रहा हूँ ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। फिर क्या करें? तो बेटा फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी चेक करो, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो 1 है ना, ये भी 3 होनी चाहिए थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 0 3 है, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 0 3 है, तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए थी। ये तीनों चीजें मैच हो जाएं फिर कह सकते हैं हम कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब समझ में आया? अब ये खत्म हो चुका है यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से। भाई 0 से लेफ्ट साइड पे फंक्शन की वैल्यू, 0 से राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड तो लिमिट, और एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन की खुद की वैल्यू वो सेम 3 ही होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर भी अगर ये 3 होता, ये 1 की जगह 3 होता, 0 पर भी वो 3 होता, तो फिर मैं इसको बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता था ना? कर सकता था, नहीं कर सकता था? सोचो। यस सर। यस सर। समझ गए? तो सारी बात को अगर मैं सम अप करूं तो मैं इसी फंक्शन के लिए कह सकता हूं, या किसी भी फंक्शन के लिए कह सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, कोई वैल्यू ले लो सी नेगेटिव साइड से, ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब राइट साइड से उस वैल्यू की तरफ टेंड करो, और वहां पे फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट सी यानी एफ ऑफ सी, ये तीनों अगर इक्वल है देन वी कैन से द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट एट एक्स इक्वल्स टू सी। उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है, मैं कह सकता हूँ। अच्छा, कंटिन्यूटी हमेशा हमेशा एक पॉइंट पे ही चेक की जाती है, ठीक है ना, हमेशा एक पॉइंट पे चेक की जाती है, उसके डोमेन में से लेकर, उसके डोमेन से एक पॉइंट ले लिया उस पर चेक की जाती है, ठीक है। समझ में ये बात? मतलब एक बार में एक पॉइंट के लिए सोची जाती है कंटिन्यूटी पे, इस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब कई बार क्या है, वो पॉइंट नहीं देता कि किस पॉइंट पे आपको चेक करना है, तो फिर इन शॉर्ट उस क्वेश्चन में आपको सारे पॉइंट्स पे चेक करना है। अब सारे पॉइंट्स पे चेक करना संभव नहीं है, तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी होने का जो डाउट होता है वो उसी पॉइंट पे होता है जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है फिर हम केवल उसी पॉइंट पे चेक करेंगे, सारे पॉइंट्स पे तो चेक नहीं कर सकते, पर एक बार में एक ही पॉइंट पे चेक की जाती है हमेशा कंटिन्यूटी। समझ में आया बात? ये अभी मतलब रफली लिखा है मैंने, अभी फेयरली मैं पूरा सब कुछ लिखवा दूंगा, लिखो मत, पर समझ में आ गया कि ये सारी चीज यस सर। अच्छे से। सर मैक्सिमम ऑफ टाइम फंक्शन की जो वैल्यू मतलब जो चेंज होती है 0 पर ही होती है क्या? ना ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 0 पे ही चेंज होती है। अभी मैं जैसे x इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 मैंने लिखा था, इसकी जगह मैं ऐसे लिख देता x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन 3, तो 3 पे चेंज हो रही है, फिर 3 पे चेंज हो रही है। समझ गए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 0 पे ही होती है, किसी पे भी हो सकती है। सर हाँ
सर कंटिन्यूअस का मतलब यही है ना कि fx की वैल्यू सेम आनी चाहिए, जैसे कंटिन्यूस का कांस्टेंट मतलब, फंक्शन होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब है कि जो फंक्शन का ग्राफ है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसे कहीं पर भी चला जाए बिना पेन उठाए ड्रॉ होना चाहिए, इससे बड़ी सर कंटिन्यूस। जैसे हाँ ये कर्व जो आपने भी बनाया, हाँ इसमें fx की वैल्यू कांस्टेंट तो है ही नहीं कहीं पे भी। हाँ, तो कांस्टेंट ना हो ना, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कांस्टेंट हो, वैल्यू बदलती तो रहनी फिर चाहिए जैसे लेकिन ब्रेक नहीं होनी चाहिए बीच में। मतलब सपोज करो ये एक फंक्शन है, देखो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है फंक्शन है, मान लो मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे चेक करना है, तो मैंने देखा यार इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड से जब मैं बढ़ रहा हूँ तब मैं एफ एक्स की किसी वैल्यू पे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट की राइट साइड से जब मैं बढ़ रहा हूँ तभी भी मैं उसी वैल्यू पे बढ़ रहा हूँ, और इस वैल्यू पे भी फंक्शन की वैल्यू यही है, तो तीनों चीजें सेम है। दैट मीन्स इस पॉइंट पे मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर से देख लो, अगर समझ नहीं आया तो मान लो कि ये मेरा ग्राफ है, और मैंने एक कर्व बना दिया मान लो ऐसे। ठीक है, ये कर्व बना दिया मैंने। अब मुझे चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि ऑब्वियसली डोमेन में से एक पॉइंट लेके चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू मान लो 4, तो मुझे कंटिन्यूटी को चेक करना है। अब एट एक्स इक्वल्स टू 4 मान लो यहाँ पर। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 4 फंक्शन की वैल्यू मान लो ये आ रही है, ये कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे कि -3 ले लो, -2 ले लो, -2 की सीध में दिख रहा है मुझे, है ना? एक मिनट। यस सर। ठीक है, एक सेकेंड, ये अटक गया। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 4। अब एट एक्स इक्वल्स टू 4 एफ एक्स की वैल्यू मान लो एक बार के लिए -2 आ रही है। ये एफ एक्स कुछ नहीं है, वाई है ना, वाई की वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है, अब मैंने देखा कि यार एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू 4 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है। मतलब मैं एक्स एक्स की वैल्यू मैं नेगेटिव साइड से 4 की तरफ बढ़ा रहा हूं, तो मेरी फंक्शन की वैल्यू इसी पॉइंट पर तो बढ़ रही है, तो ये भी तो -2 ही है। और जब मैं पॉजिटिव साइड से लेकर आ रहा हूँ तो भी तो मैं -2 पे ही आ रहा हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू 4 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, ये भी तो -2 ही है। तो तीनों चीजें सेम हो गई ना, -2 -2 -2। और वो हमेशा होगा जब मेरे को बिना पेन उठाए मैंने कर्व ड्रॉ किया है, तो वो चीज हमेशा होगी। अगर मैंने पेन उठा के ड्रॉ किया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया, देखो यहाँ पे इसको रोक दिया, ठीक है, और फिर यहाँ से शुरू कर दिया। अब ये एक ही फंक्शन है मान लो, लेकिन ये टूट के बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ से तो साफ साफ पता चल रहा है। अब मैंने आपको कहा कि मुझे एक चीज पर, ये हर फंक्शन में डिफाइन भी तो होना चाहिए, तो हर फंक्शन में डिफाइन भी करो इसको, क्योंकि ये इस पोर्शन के बीच में डिफाइन नहीं किया मैंने, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन में मैंने इस फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया, तो डिफाइन भी करो पहले इसको। मान लो इसको यहाँ से यहाँ आके रोक दो, अब ये हर एक वैल्यू पे डिफाइन है, ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी वहीं चेक की जाएगी जहाँ फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, अब देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। ये जो पॉइंट है, मान लो ये x इक्वल्स टू -1 है या -2 मान लो, -2 पे मान लो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो कंटिन्यूटी भी इसी पे चेक की जाएगी, यही ब्रेक इवन पॉइंट है ना। तो अब आप देखो, जब आप -2 पे नेगेटिव साइड से गए, तब y की वैल्यू या एफ की वैल्यू, ये मान लो कुछ भी ये 2 है, तो एफ की वैल्यू 2 की तरफ गई। लेकिन जब आप पॉजिटिव साइड से इस -2 की तरफ आए तो एफ की वैल्यू 0 की तरफ गई। तो एफ यहाँ पे लेफ्ट साइड से तो -2 की ओर टेंड कर रहा है, और राइट साइड से वो 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही अलग हो गई। तो फिर आप फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, वो तो सफिशिएंसी तो बाद में देखेंगे, पहले तो नेसेसिटी देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही चेक हो गई, तो अगली चीज चेक ही नहीं करेंगे, हम कह देंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। समझ आया? यस सर। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा अभी तक मैंने, केवल प्रैक्टिकल अप्रोच बताइए, अभी भी बता दो कोई डाउट हो तो। कंटिन्यूटी समझ में आई? अब अपन फिर सीधे बस प्रैक्टिकल अप्रोच खत्म करके और बस नोट्स लिख के और क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चंस करने में फिर मजा आएगा जब हमको ये सारी चीजें पता होगी। ठीक है, यस सर। चलिए एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर अगर फंक्शन डिफाइंड है और एक पॉइंट पे लिमिट भी डिफाइन हो रही है, तब भी वो कंटिन्यूअस ना हो के डिसकंटिन्यूअस हो सकता है क्या? अगर उस पर वैल्यू अलग है तो, अगर उस पर वैल्यू अलग है, मतलब फंक्शन मान लो एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर डिफाइंड भी है, और लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 3 जो आ रही है, और राइट हैंड लिमिट
जो एट एक्स इक्वल्स टू 3 जो आ रही है, ये दोनों भी सेम है, तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होने की गारंटी नहीं है। अब फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 3 भी सेम आनी चाहिए, तीनों सेम आनी चाहिए, तब जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर ये तीनों चीजें सेम है तो अब कुछ चौथी चीज नहीं चेक करनी, फिर तो 100% ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, फिर कोई चौथी यस चीज सर। नहीं चेक करनी, फिर ये सफिशिएंसी हो गई मतलब। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसको क्यों पढ़ रहे हैं? देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये करीब करीब साइंस की फील्ड होती है। अब साइंस में हमको बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं जब मुझे ये देखना होता है कि मेरी जो एक्सपेरिमेंट है, मेरे जो ग्राफ्स हैं वहाँ पे कंटिन्यूस बन रहे नहीं बन रहे, फॉर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स पर्पज से हमको ये चेक करना होता है। ठीक है, इसीलिए कंटिन्यूटी चेक की जाती है। अब एक बार देखो, अभी हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, अब आप आगे सीखोगे कि कंटिन्यूटी से ही डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी से ही डिफरेंशिएशन है। तो एक्चुअल एप्लीकेशन तो डिफरेंशिएशन का है। एक्चुअल एप्लीकेशन किसका है बेटा? डिफरेंशिएशन का है। अब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन मैं अभी बता के करूँ भी क्या, क्या समझ में आएगा आपको? तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन अप्लाई हो सके इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए और इसीलिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो पूरा कॉन्सेप्ट जब कैलकुलस खत्म हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि कंटिन्यूटी का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, ओके सर। तो आप यूं कह सकते हो द एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज टू एग्जिस्ट, टू मेक एग्जिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए ही इसका एप्लीकेशन, इसका पर्पस यही है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए क्लास 11 यस का सर। थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं। आप हेडिंग डालिए, सबसे पहले लिमिट्स, सबसे पहले आप लिमिट्स की हेडिंग डालिए। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सब? थोड़ा सा ये लाइट है क्योंकि लास्ट ईयर का लिखा हुआ है, तो उस टाइम थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन हमारा अलग था, इसलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा ना। नोट करिए जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले। वैसे प्रैक्टिकली तो मैं बता चुका हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब किसी नंबर से उसके लेफ्ट साइड से अप्रोच करना। राइट हैंड लिमिट यानी कि उसी नंबर से के राइट साइड से उसको अप्रोच करना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है किसी फंक्शन की? उसको हम लिखते कैसे हैं? लिमिट, उसके नीचे लगाते हैं एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है? देखो उसकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो सपोज करो मैंने कहा एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ध्यान से देखो मैंने ये कहा, इसका मतलब क्या है? यानी कि 2 से 2 के लेफ्ट साइड से मैं एक्स को टेंड कर रहा हूँ, एक्स टेंड कर रही है 2 के लेफ्ट साइड से 2 की ओर आ रही है, तो एफ एक्स किस ओर जाएगी? मेरा मतलब इस चीज को बताने का मतलब ये है, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब एक्स जो है लेफ्ट साइड से 2 की ओर जा रहा है, लेफ्ट साइड से, है ना, तो एफ एक्स किस ओर जा रहा है? ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क ही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन मार्क ही इस चीज का आंसर है जो ऊपर लिखा हुआ है। समझ आया क्या? समझ आया गर्ल्स? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब अगर मैं 2 के लेफ्ट साइड से जा रहा हूं तो मैं कैसे चेक करूंगा कि एफ एक्स कहां जा रहा है? तो मैं क्या करूंगा साहब, 2 से जस्ट छोटी वैल्यू लूंगा, इतनी छोटी वैल्यू लूंगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करती प्रैक्टिकली। बहुत छोटा नंबर लूंगा, 2 से जस्ट छोटा, जैसे 1.99999, इतना छोटा नंबर लूंगा, मतलब 2 के जस्ट लेफ्ट साइड वाला नंबर लूंगा। ठीक है, तो मैंने इसी चीज को कैसे तोड़ दिया? मैंने इसी चीज को ऐसे तोड़ दिया कि लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ले लिया मैंने 2 माइनस एच पर। फंक्शन ले लिया मैंने 2, यानी 2 में से मैंने माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया? एक बड़ा ही छोटा सा नंबर, बड़ा ही छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा नंबर। h टेंड्स टू 0 का मतलब ही यही है कि h 0 की तरफ बढ़ रहा है, यानी h एक 0 के नजदीकी बहुत छोटा नंबर है, 0 के नजदीकी बड़ा छोटा नंबर है, और उस नंबर को मैंने 2 में से माइनस कर दिया। और जब राइट साइड से आएंगे तो उसी नंबर को 2 में प्लस कर देंगे। तो ये सारी चीज घूम फिर के ऐसे डिफाइन हो जाती है कि a माइनस की जगह तो आप ले लो 0, h टेंड्स टू 0, और यहां से उस a में से उसको h को माइनस करो। जिस भी नंबर पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उसमें से वो बड़ा ही h क्या है यहाँ पे? बड़ा ही छोटा नंबर है, वेरी स्मॉल नंबर। h इज ए वेरी
small value close to near to 0, very small value near to 0, 0 से बड़ी ही नजदीकी छोटी सी वैल्यू, उसको a में से अगर मैं माइनस कर दूं तो आप खुद सोचिए a के जस्ट लेफ्ट साइड में छोटे से नंबर की तरफ जाऊंगा नहीं। अब वो जैसे 2 के लेफ्ट साइड में जाओगे तो 1.999 हो सकता है, या 1 के लेफ्ट साइड में जाओगे तो 0.999 हो सकता है, तो वो उसमें से मैं माइनस कर दूंगा। ये होती है मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में वो की वही चीज मैं प्लस कर देता हूँ, और ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए टू प्रूव द फंक्शन कंटिन्यूअस। लिख लिया इतना जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? सर हाँ सर अपन जैसे ना x टेंड्स टू -2 है, यानी मतलब अपने को लेफ्ट साइड से -2 की तरफ जाना है, हाँ, यही हुआ ना इसका मतलब? मतलब को जो y पे -2 है उस पर जाना है। x को y को नहीं। अगर मैंने लिखा कि x टेंड्स टू 2 माइनस, तो आप x की वैल्यू नेगेटिव साइड से 2 की तरफ आ रही है, उस मतलब जब वो नेगेटिव साइड से 2 की तरफ आ रही है तो उस प्रोसेस में fx की वैल्यू किस ओर जा रही है, ये मेरा क्वेश्चन है। fx की वैल्यू किस ओर जा रही है, और उस क्वेश्चन का आंसर ये है, उस क्वेश्चन का आंसर ये है। मान लो अगर मैंने इसका आंसर 3 लिख दिया, इसका आंसर एक बार सुनो, मैंने 3 लिख दिया, इसका मतलब ये है, और यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, इसका मतलब ये है कि जब x नेगेटिव साइड से 2 की ओर बढ़ रहा है तो fx उस प्रोसेस के अंदर fx 3 की ओर बढ़ रहा है, जो इसका आंसर है। समझ आया? और fx का मतलब वही यस बात, सर। ठीक है? क्लियर है? आउटपुट मतलब ये तो है इनपुट, जब मैं इनपुट 2 की तरफ जा रहा है तो मेरा आउटपुट 3 की तरफ जा रहा है। समझ में आया? यस सर, अब आ गया। अब आ गया ना? अब आप पूछ रहे थे ना बेटा कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, ये प्रियांश एप्लीकेशन में पूछ रही थी। आप खुद सोचो, जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कंटिन्यूटी देखते हैं वहां पे कि अब जब मैं इनपुट में इतना पैसा लगा रहा हूँ, मान लो मैं 10,000 से 20,000 की तरफ गया, तो मैं 20,000 से नेगेटिव साइड की गया, तो मेरी शेयर प्राइस कितनी ऊपर हुई या शेयर प्राइस कितनी नीचे हुई? मेरा आउटपुट किस ओर टेंड हो रहा है जब मैं इनपुट इस ओर टेंड कर रहा हूँ। या प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के अंदर भी ये सोचा जाता है कि जब मैंने वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इस और टेंड करी, तो उसमें से मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, किस और मेरा आउटपुट टेंड हुआ। तो बहुत सारे एप्लीकेशन थे इसके प्रैक्टिकल अप्रोच में। ठीक है प्रियांशी, यस सर। ये नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। ओके, मीटिंग लीव करके वापस आओ एक बार। हाँ जी, नोट डाउन हो गया इतना? मजा आ रहा है? मजा ले लेके ही चैप्टर को पढ़ा जाता है। अगर इस चैप्टर को एक बार भी बर्डन समझ के पढ़ लिया तो ये फिर एंड तक बर्डन नहीं लगेगा, इसको मजा ले लेके पढ़ो। ठीक है, समझ समझ के पढ़ो, कहने का मतलब। हाँ जी, तो इतना नोट डाउन कर लिया। तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं क्या कहूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए तो मैं क्या कहूंगा, लिमिट एग्जिस्ट। मैं क्या कहूंगा, लिमिट एग्जिस्ट। कोई पूछे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और एक पॉइंट पर ही चेक करी जाएगी। तो लिमिट एग्जिस्ट, देखो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एट एक्स इक्वल्स टू ए। लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है, when लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट लिमिट इक्वेशंस लास्ट ईयर पढ़ी थी, उसको रिपीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई एम वेरी वेरी 100% प्रिटी श्योर दैट कि आप वो सारी चीजें इक्वेशंस भूल चुके होंगे और अभी काम आएंगी। तो लिखिए पहली, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x बाई x 1 होता है। इसका प्रूफ मैं यहाँ नहीं करवाऊंगा, क्लास 11th में करवा के आया हूँ, आप क्लास 11 की वीडियोस देख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x भी 1 होता है। ये दोनों नोट करो। हाँ सर हमारी फिजिक्स की क्लास है फिजिक्स की क्लास कितने बजे है? सर 6:15 पे ऑफलाइन पहुंचना है वहाँ पे। चलो तो जिसको लीव करना है लीव करो, मैं 5-10 मिनट की क्लास और ले रहा हूँ, फिर आप वीडियो में देखना। ठीक है, पॉसिबल हो तो ये ओके 8 सर। इक्वेशंस तो लिख लो जल्दी से, ये 8 इक्वेशंस लिख लो फटाफट, नोट डाउन कर लो। फर्स्ट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x by x equals to 1. Second is limit x tends to 0 tan x by x equals to 1. Third is limit x tends to 0 e to the power x minus 1 upon x equals to 1.
ये एक बार केवल फॉर द सेक ऑफ नोटिंग इसको नोट तो कर लो, फिर धीरे धीरे जब ये क्वेश्चंस में आएंगी सारी चीजें तो फिर वहां पे जितना हो सकेगा उसको एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज क्लास 11th में अच्छे से एक्सप्लेन करके आए हुए हैं ऑलरेडी। लिमिट x टेंस टू 0 log of 1 plus x upon x equals to 1, fourth one. Fifth one is limit x tends to 0 a to the power x minus 1 upon x equal to log a to the base e, log a to the base e। ये log क्या है सबको पता होना चाहिए, वैसे तो होगा ही सही, साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो पता होना ही चाहिए, और होगा भी मेरे हिसाब से। एक्सपोनेंट का उल्टा होता है, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, लोगरिथम होता है। पता है कि नहीं पता है, बोलो। नहीं नो पता, सर। पता ही नहीं है, कभी पढ़ा नहीं लॉग। यस सर। चलो कोई बात नहीं, अभी आप एक बार फॉर द सेक ऑफ नोटिंग एक साथ इसको नोट कर लो, फिर धीरे धीरे समझाएंगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज उसमें पहली एक्सरसाइज में इनका यूज नहीं है, ये जो आप लिख रहे हो ना ये सब आगे के लिए, पर मैं चाह रहा हूँ भाई एक साथ ही आप लिख लो तो अच्छा रहे, है ना, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 में इसमें से कुछ भी यूज नहीं होगा, धीरे धीरे आगे कुछ 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 यूज होता जाएगा, लेकिन आप इसको एक बार रटने के हिसाब से इसको याद तो कर लेना भाई, रटना है। जैसे बचपन में टास्क मिलता था भाई रट के आना है टेबल 2 की टेबल, तो वैसे ही रटने के हिसाब से इसको दिन भर बैठ के रट तो लेना एक बार, और उसके बाद फिर हम इसका एप्लीकेशन जैसे जैसे आएगा बताएंगे। कहाँ तक आ गए, 5th तक आ गए। 6th देखो, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस a। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यही एक्चुअली डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन भी होती है, आगे चल के देखोगे आप, ठीक है। और जैसे साइन एक्स बाई एक्स 1 आया था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्वेश्चन इसमें लिमिट इक्वेशन नंबर 1 में, लिमिट इक्वेशंस बोलते हैं इसको ना, लिमिट इक्वेशन नंबर 1 में, वैसे साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स भी 1 ही होगा और टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स भी 1 ही होगा। तो साइन एक्स एंड टेन एक्स के साथ साइन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स के साथ भी वही लिमिट इक्वेशन वैल्यू 1 ही देती है आरएचएस में। लिख लिया, हो गई 8 लिमिट इक्वेशंस। यस सर। ठीक है, उसके बाद ये वैसे कंटिन्यूटी की 2 लाइन की डेफिनेशन लिख लो। अच्छा अलजेब्रा भी अभी, तो चलो डेफिनेशन लिख के फिर आप जा सकते हो। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखो, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट सी, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट सी व्हेन फंक्शन की वैल्यू एट सी और फंक्शन की लिमिट एट एक्स टेंडिंग टू सी इक्वल हो। और ये लिमिट को फिर वापस 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसको इलेबोरेट करके ही लिख लो, सुन लो, है ना, इसको ऐसे मत लिखो, इलेबोरेट करके लिखो। एफ ऑफ सी इक्वल्स टू, इलेबोरेट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कर देता हूँ मैं इसको, सी नेगेटिव इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स। तो मैंने लिमिट को भी फिर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट में तोड़ दिया ना। अब ये कंप्लीट हो गया, ये तीनों चीजें वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो एक पॉइंट की बात करिए, किसी एक पॉइंट सी पर बात करिए कि सी पर कंटिन्यूस है या नहीं है। अब फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस है या नहीं है, जब वो उसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, जब वो उसके डोमेन के हर एक पॉइंट में, इफ इट इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। अब वो सी भी उसके डोमेन का एक पॉइंट था, तो वहां पे हमने एक पॉइंट पे चेक की केवल, तो वो सी पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है या नहीं है। लेकिन किसी ने पूछा कि कोई फंक्शन देखिए यार ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, आपने कहा कि सर एक पॉइंट तो दो, किस पॉइंट पे चेक करें, मैंने कहा पॉइंट नहीं दे रहा मैं, मेरे को तो ये बता दो कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आप क्या कहोगे, फिर तो ये तभी कंटिन्यूस होगा जब इसके डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है तो एक, दो है तो दो, 10 है तो 10, लाख है तो लाख, करोड़ है तो करोड़, जितने भी पॉइंट्स उसके डोमेन पे हर एक पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूस है तभी फंक्शन को मैं कहूंगा कंटिन्यूस फंक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। अब जिसको यस जाना सर। है वो जा सकता है, मैं अलजेब्रा वीडियो में रिकॉर्ड कर देता हूँ, आप वापस आके इसको 5 मिनट का और है, इसको नोट डाउन कर लेना, है ना, ताकि कल आते ही हम सीधे ही एक्सरसाइज नंबर 5.1 कर सकें। आज को जितना भी पढ़ाया वो सब 5.1 करने के लिए सफिशियंट है, 5.1 उससे सॉल्व हो सकती है। और जितना भी पढ़ाया उसको रिवाइज करके आना, जाने से पहले सुन लो, प्लस ये लिमिट इक्वेशंस भी पढ़ के आना। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा मतलब क्या होता है, अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस गुणा भाग करना, सिंपल सी भाषा में। अब कंटिन्यूटी की अलजेब्रा करने का मतलब क्या है, यानी अलजेब्रा को इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी रीड करना या स्टडी करना।
देखो बच्चों, आप कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी हमने कर लिया, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो जल्दी से, कि अगर एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल फंक्शंस पता है ना, जिसके डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स हों, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स ये दोनों कंटिन्यूअस हैं किसी एक्स इक्वल्स टू जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे चेक की जाती है उसके डोमेन में से लेके, तो अगर ये एट एक्स इक्वल्स टू सी इसके डोमेन से एक पॉइंट लिया, ऑब्वियसली एक रियल नंबर होगा क्योंकि फंक्शन रियल फंक्शंस हैं तो डोमेन एंड रेंज दोनों रियल नंबर्स होंगे। तो अगर एट एक्स इक्वल्स टू सी वो कंटिन्यूअस हैं तो इन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी, इन दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी, इवन इन दोनों का क्वोशिएंट यानी कि इन दोनों का जो डिवीजन है वो भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि देखो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, सपोज करो मैंने एक फंक्शन लिखा एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ये एच एक्स नाम का फंक्शन कंटिन्यूअस तो बात की बात है, सबसे पहले तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पे तो वो डिफाइन ही नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी तो बाद में चेक करेंगे, पहले डेफिनेशन चेक करेंगे कि डिफाइंड है या नहीं है। तो यानी कि इस क्वेश्चन वाले फंक्शन में बस एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है, एक एडिशनल बात ये याद रखना है कि जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी तो चेक करना दूर की बात हो जाएगी, पहले तो डेफिनेशन देखेंगे ना। तो प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी, इनका डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा, बट जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जी ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो जाए फिर ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी, अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूस हैं एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये चार बातें याद रखना अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में, अगर एफ एक्स जी एक्स दोनों कंटिन्यूस हैं एट एक्स इक्वल्स टू सी, इनका सम भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी, डिफरेंस भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा एंड डिवीजन भी होगा, जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, फोर्थ नंबर पॉइंट। एक लास्ट पॉइंट इसका हम देख लेते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शंस जो हमने सीखा था, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। अब कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया था चैप्टर नंबर 1 में, हम सब ने सीखा है कि फॉर एग्जांपल देखो एक बार रिपीट कर लो, मान लो कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स एंड दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो फॉग ऑफ एक्स एक कॉम्पोजिट फंक्शन होगा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा दिया मैंने, तो अगर एफ एक्स साइन एक्स से जी एक्स एक्स स्क्वायर तो फॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये डिटेल में हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। तो अब इस कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो देखो अगर बेटा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू सम पॉइंट, और जी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू सम पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो इनका अगर मैं कॉम्पोजिट फंक्शन बनाऊं तो वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, और वो किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा वो मुझे चेक करना है। तो इसके लिए आप लिख लीजिए एक बार, फिर समझ लेना, समझा भी देंगे, एक बार लिख लीजिए। देखिए इसमें हम लिखते हैं इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस, ऐसा कहते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, जिसका आंसर हमेशा रियल वैल्यू आए यानी जिसकी रेंज हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ध्यान से सुना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस है तो किसी एक पॉइंट की बात होगी जैसा कि मैंने आपको कहा एट एक्स इक्वल्स टू सी, एफ एक्स कंटिन्यूअस है मान लो एट एक्स इक्वल्स टू सी, एंड जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस है मान लो जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी एंड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at g of x, g of x is continuous at, and g of x is continuous at, g of x नहीं, g of x is continuous at, एक पॉइंट चाहिए मुझे, अब क्योंकि g of x f of x के ऊपर लगेगा तो at f of c, ध्यान से सुनना इसका मतलब, भाई मैं कॉम्पोजिट फंक्शन लगाऊंगा g को मैं f पे लगाऊंगा, अब आप उस पहले सोच लेना कि g को f पे लगाएंगे, f को g में इधर g को f पे लगा के चेक करना चाह रहा हूँ ना, तो g को अगर मैं f पे लगाऊंगा तो f ऑलरेडी c पे लग चुका है, तो g का जो डोमेन होगा वो तो f ऑफ c होगा ना, भाई f का डोमेन तो एट x इक्वल्स टू c होगा, f का डोमेन तो क्या होगा एट c, एक कोई पॉइंट होगा c, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, और g ऑफ x का जो डोमेन होगा वो क्या होगा एट f ऑफ c, ठीक है, अगर ऐसा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एट x इक्वल्स टू f ऑफ c,
भाई जी ऑफ एक्स का जो मतलब एक्स की आप क्या वैल्यू लोगे, एक्स की वैल्यू लोगे जो एफ की आउटपुट आ चुका है, जी का इनपुट होगा जो एफ का आउटपुट आ चुका है, एट एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी आप ये लोगे। देन क्या होगा, देन जी ओ एफ ऑफ एक्स will be continuous, is continuous at x equals to c। ये हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में जो हमको सीखना है। फिर से देखो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। एफ ऑफ एक्स तो मैंने लगाया एक सी नाम के पॉइंट पे, और जी ऑफ एक्स लगाया मैंने किस पर, जो एफ ऑफ एक्स का आंसर आया, यानी एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी तो इसका आंसर आया, तो जी ऑफ एक्स लगाया, देखो एफ ऑफ एक्स लगाया मैंने एक्स की वैल्यू सी लेके, यानी ये सी इनपुट दिया इसको, और जी ऑफ एक्स मैंने लगाया एट एक्स इक्वल्स टू एफ सी, यानी कि जी ऑफ एक्स में मैंने एफ ऑफ सी को इनपुट दिया, उधर सी को इनपुट दिया, उधर एफ ऑफ सी को इनपुट दिया। तो गोफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये भी एट एक्स इक्वल्स टू सी, जो पहला पॉइंट आपने लिया था इस पर ये गोफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी के बारे में हम सीधे कह सकते हैं। मान लो कुछ ऐसा फंक्शन है तो हम सीधे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और मैंने एक और फंक्शन ले लिया एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, और मैंने आपसे कहा कि पहले तो मैंने गिवन दिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू कुछ भी ले लो पाई बाय 2। वैसे तो एफ साइन एक्स हर जगह कंटिन्यूस होता है, पर एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 अगर ये कंटिन्यूस है। ठीक है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मान लो ये इसका जो आंसर आएगा, ठीक है ना, तो x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो मान लो मैंने कह दिया कि एट x इक्वल्स टू 1 पे ये कंटिन्यूस है। तो मैंने कहा एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ये कंटिन्यूस होगा किस पर, x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर, प्लस बिल्कुल यस होगा, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन इन दोनों के कंपोजिशन से ही बना हुआ है। ये कंटिन्यूस है इस पॉइंट पे, ये कंटिन्यूस है इसके इनपुट पे, ये कंटिन्यूस है इसके इनपुट पे, ये कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन ओरिजिनल इनपुट पे कंटिन्यूस होगा, जो ओरिजिनल इनपुट था x इक्वल्स टू पाई बाय। ठीक है, फिर बाकी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। तो दैट इज इट फॉर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंटिन्यूटी के लिए जो हमने को सीखना था वो सीख लिया हमने। अब अपन ने जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे अपन एक्सरसाइज नंबर 5.1 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। काफी लंबी एक्सरसाइज है, कल हम इसको स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं 3 से 4 दिन में ये खत्म होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या वीडियो को फिर से वॉच करना है। ये लिमिट इक्वेशंस एक बार के लिए तो आप याद कर लेना, इसमें से कुछ लिमिट इक्वेशंस इस एक्सरसाइज में भी काम आएंगी, सारी तो नहीं पर कुछ एक आएंगी, इनको याद कर लीजिएगा। इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी एक बार समझ में आ जाती है तो आ जाती है, नहीं आती है तो फिर जिंदगी भर नहीं आती है। तो बेटर है कि एक बार रिवाइज करने के लिए फिर से वीडियो देखकर पूरा सब कुछ रिवाइज कर लीजिएगा। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी भी एक बार देख लीजिएगा, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। देन वी विल टुमारो स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.1। So that is it for today. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye-bye.